Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of 13th February 2021. Let's start the session. Our first news is नॉट कंसीडर्ड एनी टेरिटरी से गवर्नमेंट। तो अब गवर्नमेंट बोल रही है कि जो भी चाइना आगे बढ़ गया था, मैं रोज न्यूज़ कवर कर रहा हूँ क्योंकि अब इंपॉर्टेंट हो गई है। तो अब चाइना जो है डी एस्केलेशन कर रहा है, मतलब पीछे हटना शुरू हो चुका है। तो अब जो पुरानी स्थिति है उस पर बन जाएगी किस एरिया में, LAC। ध्यान रखिएगा, मैं कल भी आपको समझा चुका हूँ, यहाँ पे लिखा भी है लुक एट डिसएंगेजमेंट प्लान अलॉन्ग LAC। LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये कहाँ की बात हो रही है? पैंगसोंग सो। मैं रोज बता रहा हूँ, याद रखिएगा, पैंगसोंग सो। ये कहाँ की लेक है? तो ये ईस्टर्न लद्दाख की लेक है। यहीं पे सारी दिक्कतें थी, तो अब यहाँ से वापस हो रहा है। और जब डी एस्केलेशन हो जाएगा तो इंडिया के पास पेट्रोलिंग का राइट है अभी भी। ये याद रखेंगे कि इंडिया वहां पे पेट्रोलिंग अभी भी करेगा जब ये दोबारा डी एस्केलेशन हो जाएगा। तो ये स्काई चेन वाला पार्ट है, ये सियाचिन ग्लेशियर है। और अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच की जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन, बस इसमें और कुछ याद नहीं करना है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। हाँ, ये थोड़े पासेस थे, मैं कल भी आपको समझाया था तो मैंने आज लिख दिया। जो बच्चे कल अगर नहीं मिस हो गया था तो वो सब ये पासेस को याद कर लीजिए। नाथुला जलेपला सिक्किम का, बमला बॉम्बडीला अरुणाचल का, फिर जोजीला बनिहाल और रोहतांग पास, और चांगला बारालच्छाला शिपकीला माना नीति लीपू लेक और अघिल। और ये जो मैं अंडरलाइन जो मैंने बोले हैं यही इंपॉर्टेंट है। और TBPS ये तो मैं आपको कल समझा चुका हूँ, थालघाट भोरघाट एंड पालघाट सीनगोटा पास। TBPS ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो ये वीडियो पॉज करके अपने मैप में ड्रॉ कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है तो कल जो 12 तारीख का न्यूज़पेपर है उस पर मैंने डिटेल समझाया, तो कल का जाके देख सकता है। आगे चलते हैं। रिलीफ ऑपरेशन इन चमोली। तो अभी ये दोबारा चल रहा है चमोली में। आपको मैं रोज ही समझा रहा हूँ, यूके उत्तराखंड में ये सब जो हुआ है। तो इसमें जो तपोवन प्रोजेक्ट है, दो तीन चीज याद रखनी है। एक तो तपोवन वाला जो किस रिवर पे, तो धौली गंगा रिवर पे, किस कंपनी का है? तो NTPC का है। ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। फिर इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज लिख रही है, IRS इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। इसकी फुल फॉर्म ये होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। पूछा जाता है किस जगह पे, तो याद रखिएगा ये देहरादून में। कभी कभी ये डायरेक्ट आ जाता है कि कहाँ पर है, तो ये देहरादून में। फिर ये तो मैं आपको रोज समझा चुका हूँ कौन सी जगह से क्या निकलता है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना, गंगोत्री से भागीरथी, केदारनाथ से मंदाकिनी, इधर से अलकनंदा। फिर ये धौली गंगा है जहाँ पे अभी ये स्लाइड आया। तो जब ये मिलती है तो विष्णु प्रयाग बनाती है। नंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से तो नंद प्रयाग बनाती है। पिंडार गंगा मिलती है तो कर्ण प्रयाग बनाती है। फिर मंदाकिनी मिलती है तो रुद्रप्रयाग बनाती है। और अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तो देवप्रयाग बनता है। यहां मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया है, तो आप जाके इसे वीडियो को प्लीज पॉज करके आप अपने नोट्स में लिख लिया करिए, नहीं तो आप ये 2 दिन में भूल जाएंगे। यहां तो मैं डेली समझा रहा हूं तो आपको शायद अभी याद रहेगा, लेकिन कल आप भूल जाएंगे। इसलिए वीडियो पॉज करके आप ये अपने नोट्स में लिख लीजिए। आगे चलते हैं। इंटर मैरिजेस कैन रिड्यूस कास्ट टेंशन से कोर्ट। तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी ये चीज माना है कि इंटर कास्ट मैरिज सही रहती हैं। इंटर कास्ट मैरिज सही रहती हैं, क्यों? क्योंकि इससे जो है वो हार्मनी बनी रहती है। अभी क्या चलता है कि अपनी कास्ट वाले अपनी कास्ट में ही शादी करना पसंद करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो दूसरी कास्ट को पसंद नहीं करते, बोलते हैं कि ये ऊंची है ये नीची है। तो सुप्रीम कोर्ट भी ये चीज माना कि जितना ज्यादा इंटर कास्ट मैरिजेस होगा, इंटर कास्ट जितनी ज्यादा मैरिजेस होगी, उतना ही सोशली हार्मनी बनी रहेगी। जो सामाजिक में हार्मनी है वो बनी रहेगी। तो यहाँ पे लिख भी रहा है, एजुकेटेड यंगर बॉयज एंड गर्ल्स आर चूजिंग देयर लाइफ पार्टनर्स डिपार्चर फ्रॉम द अर्लियर नॉर्म्स। अर्लियर नॉर्म्स को नहीं मान रहे हैं, और जो चाह रहा है वो जिस कास्ट में शादी कर रहा है। इस बात को कहाँ बोला गया है? तो एनिलिएशन। याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट सवाल होता है, एनिलिएशन ऑफ कास्ट ये किसने लिखी है? तो ये एनिलिएशन ऑफ कास्ट क्या था? ये BR अंबेडकर साहब ने ये पार्लियामेंट में बोला था इसके बारे में पूरा। तो ये पूरी एक चीज है एनिलिएशन ऑफ कास्ट। इसमें बहुत सब कुछ अंबेडकर साहब ने एक्सप्लेन करा है। जो पॉलिटिकल साइंस जिनका ऑप्शनल होगा तो वो पूरा BR अंबेडकर साहब को जब पढ़ते हैं तो एनिलिएशन ऑफ कास्ट के बारे में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो जस्टिस कॉल है, जो ये डिसीजन दिए थे, उन्होंने एनिलिएशन ऑफ कास्ट को ही कोट करा है। तो BR अंबेडकर साहब ने ये बोले थे, I am convinced that the real remedy is intermarriage. Further fusion of blood can alone create the feeling of being kith and kin. तो अंबेडकर साहब बोले थे कि जब तक इंटर कास्ट मैरिजेस नहीं होंगी, जब तक लोग नहीं समझ सकते कि क्या हायर कास्ट होती है क्या लोअर कास्ट होती है, क्योंकि जब उनका बच्चा पैदा होगा इंटर कास्ट मैरिज का, तो उसमें दोनों का ब्लड होगा, तो वो अच्छे से समझ पाएगा। तो वही इन्होंने बोला कि ब्लड का जब फ्यूजन होगा तभी हम ये सोशल की जो प्रथा है इसको खत्म कर सकते हैं, तो फीलिंग ऑफ किनशिप को खत्म कर सकते हैं। तो ये किसने लिखी थी एनिलिएशन ऑफ कास्ट? तो याद रखिएगा BR अंबेडकर साहब ने। कभी कभी डायरेक्ट सवाल होता है एनिलिएशन ऑफ कास्ट किसने लिखी है, तो BR अंबेडकर साहब ने लिखी है। हम आगे चलते हैं।
अ पपेट मास्टर विद अ चिप इन द ब्रेन। तो यहाँ पे एक लेदर पपेट है, ये लेदर पपेट शो कहाँ होता है, पहली बात रखना है केरला, और इसको वहां पे बोला क्या जाता है, तो इसका नाम याद रखना है थोलवा काठू कूटू, थोल पाव कूटू ऐसे बोलते हैं, थोल पाव कूटू। तो बस ये पूछा जाएगा किस चीज से रिलेटेड है, तो थोल पाव कूटू जो है वो एक लेदर पपेट है जो केरला में होगा, तो आपको इसका नाम याद रखना है थोल पाव कूटू। तो लेदर पपेट है जो कि केरला में होगा। फिर ये न्यूज़ कवर हो गई है, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है इस बार, ये रोबोट की मदद से सिखाएंगे, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए बस ये नाम इंपॉर्टेंट है, क्या काम होता है और कहाँ होता है। फिर एक ये सबमिट का नाम याद रखिएगा, वर्चुअल, अभी वर्चुअल का मतलब क्या होता है, जो अभी ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन को ही हम वर्चुअल बोलते हैं। क्लाइमेट अडेप्टेशन सबमिट, तो बस ये याद रखना है कहां पर हुई है, तो 25-26 जनवरी को ये क्लाइमेट अडेप्टेशन सबमिट हुई है, जगह का नाम याद रखना पड़ेगा नीदरलैंड। प्लीज रिमेंबर, डायरेक्ट सवाल होता है कि ये सबमिट कहां हुई है, तो ये अभी जो क्लाइमेट अडेप्टेशन सबमिट है नीदरलैंड में हुई है, तो ये 25-26 जनवरी को हुई है। तो अभी हम आगे चलते हैं। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी इन कोऑर्डिनेशन घर घर लोक अदालत, लोक अदालत अब शुरू कर रही है दिल्ली पुलिस। तो याद रखना पड़ेगा लोक अदालत का एक कॉन्सेप्ट आता कहां से, तो लोक अदालत का कॉन्सेप्ट इस एक्ट से आता है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। बस आपको एक चीज ये याद रखनी है, तो लोक अदालत में कुछ नहीं होता, कैसा भी केस हो जो 1 करोड़ से कम का केस होता है, भले क्रिमिनल अफेंस हो, भले आपका सास बहू की लड़ाई हो, या आपकी बीवी से झगड़ा हो गया हो, या आपकी गर्लफ्रेंड ना मान नहीं हो, तो कोई भी केस हो तो आप जाके लोक अदालत में एक्सप्लेन कर सकते हो। तो लोक अदालत क्या परमानेंट बॉडी से, मजाक कर रहा हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं जाएंगी केवल बीवी से झगड़ा या मतलब ऐसा केस जाएगा, या आपका डिवोर्स का कोई केस हो, तो ये सब जो केस है वो लोक अदालत में जाता है। लोक अदालत में कोई फी नहीं लगती, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई फी नहीं जमा करनी होती, ना ही इसमें कोई विटनेस होता है, कोई विटनेस भी नहीं होता। तो आपस में मिलके वहां एक हेड होता है चेयरमैन, वो डिसीजन दे देता है। अगर किसी को ये डिसीजन पसंद नहीं आता तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो ये किस किस लेवल पे बनती है, तो याद रखिएगा नेशनल लेवल पे बनती है, स्टेट लेवल पे बनती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनती है, तालुक लेवल पे भी बनती है। तो इसको बोलते हैं नेशनल लोक अदालत, नालसा, जिसके अंदर आपने पढ़ा होगा ना नालसा। और ये लोक अदालत किसका कॉन्सेप्ट है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है किस चीज किसके प्रिंसिपल पर काम करता है, तो याद रखिएगा गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। गांधी जी चाहते थे कि लोक अदालत बने ताकि ज्यादा से ज्यादा, और एक अच्छी बात भी है कि ज्यादा से ज्यादा केस अगर लोक अदालत सॉल्व होगी तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या हमारे जितने भी कोर्ट्स हैं उनका बर्डन कम हो जाएगा। तो लोक अदालत एक बर्डन कम करने का भी काम करती है, और फ्री में भी होता है केस सॉल्व, तो लोगों को खर्चा भी नहीं होता कि भाई अगर हम मान के चलिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप केस लेके जाएंगे तो वकील का पैसा और जितने भी मतलब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उन सब का पैसा लगेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं लगता, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अनेबल टू पे ड्यूज पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, तो अभी पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, ये पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कहाँ का है, सबसे पहले ये याद रखना है। तो आज, अच्छा यहाँ लिखा ही है तो इसमें क्या हुआ है कि जो भी इनका 1 साल का एक्सपेंस था वो पूरा नहीं कर पाए। पूरा क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ के जो लोग जो काम करने वाले हैं, कर्मचारी हैं, वो ये बोले कि इस साल कोविड-19 था तो ज्यादा श्रद्धालु टेम्पल में नहीं आ पाए, इसलिए हम इसका पे ड्यू नहीं कर पाए। तो आपको जो एग्जाम के इंपॉर्टेंट है वो यही है कि पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कहाँ पर है, तो बस केरला में, बस आपको ये याद रखना है, और जो न्यूज है हमारे काम की नहीं है। आगे चलते हैं। बहुत अच्छा टेम्पल है, प्लीज आपको टाइम मिले तो घूम के आइएगा, बहुत ही सुंदर टेम्पल है। आगे चलते हैं। डाटा वॉज इन्फ्लेशन कूल्स टू 4.06%, आईआईपी राइजेस 1%। तो ये सब बकवास है जो इसमें लिखा है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होता है आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा। इसमें तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट लिख रहा है। देखिए सबसे पहली बात है इन्फ्लेशन कूल्स टू 4.06%। तो इंडिया में याद रखिएगा इन्फ्लेशन टारगेट होती है, इन्फ्लेशन टारगेट होती है मतलब हमारी इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो 4+-2 रहनी चाहिए। 4+-2 का मतलब क्या है, 2 से 6 के बीच में हमारी महंगाई रहनी चाहिए। तो अभी इन्फ्लेशन हमारी चार्ट चल रही है, तो ये कह रहे हैं बहुत अच्छा चीज हो रही है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये बात कर रहे हैं आईआईपी राइजेस 1%। तो आईआईपी क्या होता है, तो आईआईपी होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये हर महीने निकाला जाता है। सबसे पहली बात आती है इसे निकालता कौन है, तो याद रखिएगा सीएसओ, सेंटर फॉर स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको निकालती है। फिर इसमें टोटल 8 कोर इंडस्ट्री, मैं आपको बता चुका हूं आज का क्वेश्चन यही है, टोटल 8 कोर इंडस्ट्री का आप नाम बताएंगे। तो 8 कोर इंडस्ट्री का आप नाम बताइए। तो जो भी है आप 8 कोर इंडस्ट्री यार नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए प्लीज। जितने भी बच्चे देख रहे हो प्लीज लिखिएगा, मैं डेली समझा समझा के आपको थक गया, अगर आप नहीं लिखेंगे तो बहुत गलत बात है। तो सब बच्चे लिखेंगे। इसमें और क्या बात हो रही है, इसमें बात हो रही है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और डब्ल्यूपीआई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। इनके बारे में आज डिटेल से आज यही स्टैटिक टॉपिक में डिस्कस करूंगा। जैसे आप बहुत बच्चे मेरे को कल बोले कि सर प्लीज स्टैटिक टॉपिक भी डिस्कस कीजिए, तो आज मैं सीपीआई डब्ल्यूपीआई क्यों डिस्कस करूंगा, क्योंकि सिविल सर्विस हो,
भले ही अपना असिस्टेंट कमांडेंट हो, ये सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक है इकोनॉमिक सेक्शन का, इसलिए मैं डिस्कस करूंगा। आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले सीपीआई, जैसे आपको नाम से क्लियर हो रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग होगा वो क्या होता है, तो ये रिटेल बायर कौन सा होता है, जैसे एक होता है बल्क बायर जो थोक में सामान लेता है, और रिटेल बायर क्या होता है, जो एक एक सामान लेता है, जो थोड़ा थोड़ा सामान लेता है, उसको हम बोलते हैं रिटेल बायर। तो जो सीएसओ होता है वो क्या होता है, वो रिटेल बायर के लिए होता है। इसे रिलीज कौन करता है, कोई पूछ लेता है कि सीपीआई को रिलीज कौन करता है, तो एनएसओ, याद रखेंगे एनएसओ। पहली चीज तो ये हो गई। फिर सीपीआई क्या क्या चीज कैलकुलेट करता है, तो सब कुछ, फूड हो, मेडिकल केयर हो, कोई भी जो भी चीज आप लोग यूज करते हैं वो सब सीपीआई कैलकुलेट करता है। फिर सीपीआई कितने टाइप में होता है, तो याद रखिएगा सीपीआई टोटल 5 टाइप का होता है। यहां पांचों टाइप लिख रहे हैं, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई रूरल लेबर, फिर एक होता है सीपीआई अर्बन और सीपीआई रूरल, और एक होता है सीपीआई मिक्स्ड। तो ये 6 तरीके का सीपीआई नापा जाता है। ये जो ये वाले होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर, इसे कौन निकालता है, तो याद रखिएगा इन तीनों को लेबर ब्यूरो निकालता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में आता है। प्लीज रिमेंबर इन तीनों को कौन निकालता है। टोटल पूछता है सीपीआई कौन निकालता है, तो एनएसओ निकालता है। अगर वो पर्टिकुलर इनको पूछ लेता है, कभी कभी टारगेट इन्हीं को करता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, ये तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको समझ में आ रहा है, अगर वर्कर्स की बात हो रही है तो लेबर, जो वर्कर्स का कौन हित करेगी, तो लेबर मिनिस्ट्री है या लेबर ब्यूरो है, वही निकालेगी। फिर ये तो इतना हो गया। फिर इसमें और ये इंपॉर्टेंट इतना ही है, हाँ ये कौन निकालता है, ये अर्बन रूरल और मिक्स्ड, तो इसे एनएसओ ही निकालता है, याद रखेंगे। इन तीनों को एनएसओ निकालता है, इन तीनों को इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री निकालती है। आगे चलते हैं। हाँ, अभी क्या हुआ है रिसेंटली, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये सवाल अभी तक पूछा नहीं गया है कि सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर का बेस ईयर चेंज हो गया। अर्लियर इसका बेस ईयर जो था वो 2001 था, तो अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, इसका बेस ईयर अब 2016 हो गया है। प्लीज रिमेंबर, ऑलरेडी बेस ईयर से सवाल आ चुके हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये रिसेंटली चेंज हुआ है बेस ईयर। पहले सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर का बेस ईयर होता था 2001, अब उसको हटा के हमने कर दिया है 2016। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीपीआई का जो बेस ईयर है वो 2016 है, और डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर जो है वो 2011 है। ऑलरेडी डब्ल्यूपीआई के बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है, सीपीआई का भी नहीं पूछा है, तो इसीलिए मैंने यहां बता दिया है। फिर एक जो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, वही यूज होता है इन डियरनेस अलाउंस। अगर डियरनेस अलाउंस, जो भी सरकारी आदमी है उनको पता होगा, ये अलाउंस मिलता है डीए जिसे हम बोलते हैं, टीए डीए मिलता है ना सरकारी आदमियों को। आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको भी डीए मिलेगा। तो डीए को जो कैलकुलेट करते हैं वो किसके बेसिस पे करते हैं, तो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बेसिस पे करते हैं, याद रखेंगे। आपको भी डीए मिलेगा, याद रखिएगा जिनकी जॉब लग जाएगी। तो सीपीआई जो डियरनेस अलाउंस मिलता है उसको डिटरमाइन कौन करता है, तो डिटरमाइन करती है ये सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो एक ये सवाल ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा मैंने डिफरेंस बता दिया डब्ल्यूपीआई सीपीआई के बारे में। जैसे डब्ल्यूपीआई आपको पता है, अगर थोक का होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, डब्ल्यूपीआई की फुल फॉर्म, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, होलसेल की बात हो रही है, थोक की बात हो रही है, तो ये इसको निकालता कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इसे डब्ल्यूपीआई निकालता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सीडीएस, सीए, पीएफ, एफ कैट, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम है उसमें इसका पूछ ही लेता है कि कौन पब्लिश करता है। ऑलरेडी सिविल सर्विस में 2020 का जो पेपर है उसमें डब्ल्यूपीआई सीपीआई से सवाल आ चुका है। जिनको शक है वो जाके देख सकते हैं कि आया है कि नहीं, बहुत इजी सवाल था, बस इस टेबल से ही सॉल्व हो रहा था वो सवाल। फिर सीपीआई जो है उसे कौन निकालता है, तो सीपीआई याद रखेंगे, मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और लेबर ब्यूरो दोनों मिलकर निकालते हैं, क्योंकि 3 जो है वो लेबर ब्यूरो निकालता है और 3 जो है वो एनएसओ निकालती है। सबसे इंपॉर्टेंट यही सवाल था, जो कमोडिटीज डब्ल्यूपीआई के अंदर होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर केवल गुड्स आते हैं, लेकिन सीपीआई के अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों आती हैं। याद रखेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का, कि डब्ल्यूपीआई के अंदर केवल सामान आता है, लेकिन सीपीआई के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आती हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर प्राइसेस भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका बेस ईयर, फिर बस ये इंपॉर्टेंट है, बेस ईयर क्या है, तो इसका मैंने आपको बताया 2011 है, इसका ईयर टू बी रिवाइज लिख रहा है, लेकिन तो रिवाइज होके 2016 हो गया है। तो ये 2 चीज ही हो गई बस, इसमें और कुछ नहीं जानना है। जो जानना था मैंने यहाँ बता दिया, इससे ज्यादा आपके सवाल क्वेश्चन एग्जाम पेपर में नहीं पूछा जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आगे चलते हैं। सो आज की न्यूज सारी कवर हो गई। आई होप यू लाइक माई लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जितने लोग देख रहे हैं वो प्लीज प्लीज प्लीज
कितना प्लीज बुलवाओगे यार। तो जितने लोग देख रहे हैं वो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। और आज का सवाल यही है कि हमारे 8 कोर सेक्टर्स जो हैं, 8 कोर सेक्टर्स जो हैं उन 8 का नाम बताएंगे। मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता चुका हूं, 8 कोर सेक्टर को याद करने की ट्रिक क्या है। एक चीज तो आपको ये बतानी है कि 8 कोर सेक्टर कौन कौन से हैं और सबसे ज्यादा शेयर किसका है। 8 कोर सेक्टर हैं तो इनमें से शेयर किसी का सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा शेयर किसका है। जितने भी लोग देख रहे हैं जो मेरे को रेगुलर फॉलो करते हैं उसको तो इसका आंसर, उनको इसका आंसर पता होगा। लेकिन जितने लोग भी नए हैं तो वो परेशान ना हो, मैं इसका कल आपको डिटेल सेक्टर्स ही बताऊंगा। जैसे अब भी आपको सही लग रहा है कि मैं स्टैटिक टॉपिक इंक्लूड करूं या ना करूं, तो जो भी बच्चा चाहते हैं कि मैं इंक्लूड करूं तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, और जो चाहता है कि मैं ना इंक्लूड करूं तो वो भी बताइएगा, तो मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। आपकी जैसी श्रद्धा होगी हम तो वैसे काम करेंगे, आपकी श्रद्धा पे पूरा काम है। सो आई होप यू लाइक माई लेक्चर, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं एंड ऑल्सो फॉलो स्टडी फंडा ऑन टेलीग्राम। स्टडी फंडा ही सर्च करिएगा ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, तो आपका फायदा हो जाएगा। और मेरे को फॉलो तो आप लोग कर ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या शर्म आ रही है। सो कोई बात नहीं, जिसकी अच्छा लगे वो फॉलो करे, जिसको ना अच्छा लगे वो इंजॉय करे। सो बाय बाय।